नमस्कार दोस्तों, आज हम विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखित उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी का भाग 3 पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या तुमको मालूम है जामुन में भी फूल आते हैं? रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ, मुझको मालूम नहीं था। मैं सोचता था जामुन में सीधे फल लगते हैं। क्या तुमने इस साल जामुन के फूल नहीं देखे हैं? हाँ, तुम्हारे आने के 2-3 दिन पहले अब छोटे छोटे फल आ गए हैं। मैं नहीं देखी। किसी पेड़ में ढूंढ कर देखेंगे, शायद अभी फूल फल नहीं बने हों। जामुन में सीधे फल पर ध्यान जाता है, फूल पर नहीं। परीक्षा में स्याही या पेन बदलते समय निरीक्षक से अनुमति लेनी पड़ती थी। यह कड़ा नियम था। तब निरीक्षक को उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ता था कि स्याही या पेन बदलने की अनुमति दी गई है। परीक्षार्थी बाएं हाथ से लिखे या दाहिने हाथ से, इसकी स्वतंत्रता थी। रघुवर प्रसाद के बाएं हाथ के अक्षर और दाएं हाथ के अक्षर में अंतर नहीं था। बहुत ध्यान से देखने पर अंतर मालूम होता था। यह अंतर उसी तरह था जैसे गणेश जी की फोटो पर बाईं तरफ से देखो फिर दाहिनी तरफ से देखो, या किसी रखी हुई कुर्सी को बाईं तरफ से देखो फिर दाहिनी तरफ से, कुर्सी में अंतर नहीं दिखता था। रघुवर प्रसाद जब पढ़ते थे तब उनको परीक्षा के समय हाथ बदलने की अनुमति लेनी पड़ती थी, तब वह खड़े हो जाते होंगे। कहिए सर, मैं दाहिने हाथ से लिखना चाहता हूँ। पहले क्या बाएं हाथ से लिख रहे थे? जी सर। क्या बायां हाथ टूट गया? नहीं सर, हाथ ठीक है पर थक गया है। निरीक्षक को कुछ समझ में नहीं आया होगा। आप दाहिने हाथ से भी लिख सकते हैं? जी सर। अधिक बात करने से परीक्षा का समय जाया होता है, इसलिए वहां उनसे अधिक बहस नहीं की थी। अभी आप कुछ देर बाएं हाथ से लिखिए, मैं मुख्य परीक्षक से पूछ कर बताता हूँ। ये कहकर वे साथी निरीक्षक से अनुमति लेकर मुख्य परीक्षक के पास जाएंगे। एक परीक्षार्थी बाएं हाथ से लिखते लिखते अब दाहिने हाथ से लिखने की अनुमति मांग रहा है। अनुमति दे दें? बाएं हाथ से लिखते लिखते दाहिने हाथ से क्यों लिखना चाहता है? कहता है बायां हाथ थक गया है, इसलिए दाहिने हाथ से लिखेगा। जो दाहिने हाथ से लिखते हैं वे तो दाहिने हाथ से ही लिखते रहते हैं। हाथ थक जाता है तब भी तो दाहिने हाथ से लिखते रहते हैं। मैं तो वर्षों से दाहिने हाथ से ही लिख रहा हूँ। मैं भी दाहिने हाथ से ही लिखता हूँ। दाहिने हाथ में चोट लग जाए तो भी दाहिने हाथ से ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो परीक्षा दे नहीं पाते। बाएं हाथ के बाद दाहिने हाथ से कैसे लिख सकता है? जिनके हाथ नहीं होते वे पैर से लिख लेते हैं। हाथ से लिखने और पैर से लिखने में यह पहचान में आता होगा सर कि यह हाथ से लिखा है और यह पैर से। जैसे हाथ पहचान में आ जाता है कि हाथ है और पैर पहचान में आ जाता है कि पैर है। मुंह से ब्रश पकड़कर चित्र बनाने के बारे में मैंने पढ़ा है। मुंह से बनाई कोई झोपड़ी हो या झोपड़ी देखकर यह कैसे पता चलेगा कि यह झोपड़ी मुंह से बनाई गई है और यह हाथ से? शायद मुंह से अच्छी ना बनती हो, हाथ से भी खराब बनती हो। सचमुच की झोपड़ी मुंह से अच्छी नहीं बनेगी। विद्यार्थी तो वही है, चाहे वह बाएं हाथ से लिखे या दाहिने हाथ से, चाहे लिखे ही ना, उसे अनुमति दे दीजिए और रघुवर प्रसाद को परीक्षाओं में दोनों हाथों से लिखने की अनुमति मिल जाती होगी। रघुवर प्रसाद दूसरे लड़कों से अधिक लिखते होंगे। वे पढ़ने में होशियार थे और अच्छे नंबरों से पास हुए होंगे। रघुवर प्रसाद ने साधु से कहा, मेरा छोटा भाई आने वाला है क्या? उसे एक दिन हाथी पर बैठकर घुमा दोगे? रघुवर प्रसाद की पत्नी का भी मन था कि वह हाथी पर बैठकर घूमे। उन्होंने पत्नी का नाम नहीं लिया। मैं अचानक एक दिन चला जाऊंगा, साधु कहेगा। क्या हाथी पर जाओगे? हाथी अचानक एक दिन नहीं जा सकता। वह जिस दिन जाएगा रोज की तरह जाएगा। यह तब कैसे होगा? तुम हाथी पर सवार होगे, रोज की तरह जाते हाथी पर सवार। तुम अकेले अचानक कैसे जाओगे? हाथी के साथ तुम भी रोज की तरह चले जाओगे। हाँ, मैं हाथी पर सवार होकर अचानक नहीं जा सकता। घोड़े पर अचानक जा सकते हो? घोड़े पर थोड़ा अचानक जाया जा सकता है, पूरा अचानक नहीं। रात के अंधेरे में या दिन के सुनसान में कुछ अचानक हुआ जा सकता है। पर आजकल अंधेरा एकदम अंधेरा नहीं होता और दिन का सुनसान एकदम सुनसान नहीं। मैं घोड़े पर जाता हुआ दिख जाऊंगा। घोड़े की टाप की आवाज़ खड़बड़ दूर तक सुनाई देगी। जितना सुनसान दिन और रात में होगा, खड़बड़ उतनी ही दूर तक सुनाई देगी। फिर जाना दिख जाएगा। हाथी तो दबे पांव चलता है, दौड़ेगा तो दबे पांव। उसके गले में घंटी नहीं है, उसके जाने की आवाज़ नहीं होगी।
वह इतना बड़ा है कि छुप नहीं सकता, वह दिख जाएगा। घोड़े को कुछ छिपाया जा सकता है, हाथी को बिल्कुल नहीं। पर घोड़े की आवाज़ आड़ में नहीं छुपती। आड़ में खड़े रहेंगे तो कब तक रहेंगे और जाना कैसे होगा? वेश बदल कर अचानक नहीं जा सकते, कोई नहीं पहचानेगा और लगेगा कि तुम अचानक चले गए। मैं अपना वेश बदल लूँगा, पर घोड़े और हाथी का वेश कैसे बदलूँगा? हाँ, घोड़े का वेश नहीं बदल सकते, हाथी का भी नहीं। आदमी दाढ़ी मूछ मुड़ाकर बदल जाएगा, कपड़े बदल लेता है तो वेश बदल लेता है। युवा बूढ़ा हो सकता है, लंगड़ा लूला अंधा बनकर वेश बदल सकते हैं। अच्छा होता कि हाथी को ऊँट बनाकर कुछ दूर तक जाते, फिर बैल बनाकर बैलगाड़ी में चले जाते। हाथी को बहुत छोटा हाथी बनाकर झोले के अंदर रखकर रेलगाड़ी पर अचानक चले जाते। घने जंगल में वे छुप सकते हैं। हाँ, पर मुझे छुपकर बनारस जाना है, तो मैं जंगल पे हाथी समेत छुप जाऊंगा। जंगल में बनारस की तरफ चलता रहूंगा। जंगल तो थोड़ी दूर इतना बड़ा है। बनारस तक जंगल में छिपकर बनारस जाने का एक ही तरीका है कि जंगल भी साथ साथ बनारस चले और जंगल के अंदर हाथी चलता रहे। तुम वेश बदल लो, फिर हाथी पर बैठकर चले जाना और लोग सोचेंगे कि हाथी पर कोई दूसरा चला गया। पत्नी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। रघुवर प्रसाद दरवाजा खोलकर बाहर खड़े थे। विभागाध्यक्ष कुर्ता धोती पहने स्कूटर हाथ में ठेलते हुए आ रहे थे। यह देख रघुवर प्रसाद उनके पास गए। क्या हुआ सर? चालू करते करते थक गया, चालू नहीं हो रही है। आगे मिस्त्री की दुकान है क्या? हाँ है ना, आइए पहले चाय पी लीजिए। चाय नहीं, पानी पीऊँगा। अच्छा आइए। विभागाध्यक्ष सामने बरामदे में खड़े रहे। रघुवर प्रसाद ने पत्नी को आवाज़ दी। पत्नी कमरे में नहीं थी। कहाँ गई? लगता है खिड़की से उस पार चली गई। आइए सर, उधर चलिए। किधर? खिड़की के उस तरफ। चप्पल उतार दीजिए। विभागाध्यक्ष चप्पल उतार कर रघुवर प्रसाद के पीछे पीछे कमरे में आए। रघुवर प्रसाद फुर्ती से खिड़की से कूदे। विभागाध्यक्ष ने खिड़की से आती हुई ठंडी हवा को महसूस किया। जंगली फूलों की आती गंध थी। विभागाध्यक्ष जैसे ही नीचे उतरे, चिड़ियों के कलरव को उन्होंने सुना। आकाश साफ था, सूर्य था, पर इतनी गर्मी नहीं थी। दोनों नंगे पैर थे। पगडंडी थी। पगडंडी को गोबर से लीप दिया गया था। आइए सर, कहते हुए वह गोबर से लिपी हुई पगडंडी पर चलने लगे। विभागाध्यक्ष को लगा कि उन्होंने लंबी पूंछ वाली शाह बुलबुल को देखा है। बड़ी अच्छी जगह है रघुवर प्रसाद। विभागाध्यक्ष बहुत खुश हुए। जी सर, उस तरफ कुछ दूरी पर तहसील ऑफिस है और इस तरफ एकदम पास बस स्टैंड है। रघुवर प्रसाद ने हाथ के इशारे से उनको बताया। छोटे छोटे लड़के लड़कियां छुपा छुपाई खेल रहे थे। फटी कमीज पहने एक छोटा सा बच्चा जामुन के पेड़ के पीछे छुपा था। बच्चे इधर उधर दिख जाते थे। 3 पेड़ों की आड़ में छुपे 3 बच्चे थे। चलते चलते एक पतली छोटी नदी मिली। नदी का पानी एकदम छिछला था, पर स्वच्छ और ठंडा। छोटे से छोटा बच्चा उसमें डूब नहीं सकता था। पानी इतना साफ था कि पानी के नीचे छोटे बड़े पानी में तराशते हुए पत्थर गोल गोल दिख रहे थे। आप पानी पीना चाहो तो यहाँ से पी लें, साफ पानी है। नदी में एक बहुत छोटी बच्ची केवल चड्डी पहने खड़ी थी। उसके हाथ में एक पत्थर था। विभागाध्यक्ष पानी पीने उतरे। तेज बहते हुए ठंडे पानी को पैरों से स्पर्श किया। वे अघा गए। झुककर चुल्लू से पानी लेकर उन्होंने पेट भर लिया था। एक आम का पेड़ जिसमें बौर पहले आ गई थी, उसकी डालों की फुनगियों में गुच्छे गुच्छे आम लटक रहे थे। उस पेड़ के नीचे पत्नी आम बिन रही थी और आंचल में रखती जा रही थी। क्या कर रही हो? चटनी के लिए आम बिन रही थी। विभागाध्यक्ष आए हैं। तब तक विभागाध्यक्ष पानी पीकर उसके पास आ गए थे। आंचल में रखे हुए आमों को कमर में कसकर उसने विभागाध्यक्ष को नमस्कार किया। विभागाध्यक्ष ने मन में सोचा, रघुवर प्रसाद की पत्नी कितनी सुंदर है। तुम जाकर खाना बनाओ, हम लोग चाय यहाँ बूढ़ी अम्मा की दुकान से पी लेते हैं। आइए सर। रघुवर प्रसाद दूसरी पगडंडी की तरफ बढ़ गए। यह पगडंडी भी गोबर से लिपी थी। पगडंडी में कहीं कहीं गोबर की पपड़ी के नीचे हरी दूब के गुच्छे निकल आए थे। ये दूब के गुच्छे पूरी पगडंडी पर पैर रखने के लिए हरे मखमल के टुकड़े की तरह लग रहे थे। इस तरफ हवा में गीलापन था। पगडंडी के बाईं तरफ पगडंडी के साथ साथ चट्टानें थीं। इन्हीं चट्टानों के बीच से ऊपर से कहीं पानी फूटकर बह रहा था। इसकी तेज आवाज आ रही थी।
आगे एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे 4 बिल्ली गड़कर बांस की छप्पर पर बोरा डाल दिए थी। बरगद में छोटे छोटे फल आ गए थे। जमीन पर लाल फल बिखरे पड़े थे। एक बड़ा काले मुंह का बंदर पेड़ पर बैठा चुन चुनकर बरगद के फल खा रहा था। जब ये लोग चाय की दुकान पर पहुंचे तो कोने में छुपा हुआ काले मुंह का एक बड़ा बंदर विभागाध्यक्ष के पास में आकर लंबी पूंछ उठाए तेजी से निकला और भागता हुआ बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। छोटी सी चाय की दुकान थी। चूल्हे पर चाय बनती थी। बूढ़ी अम्मा चावल पछोर रही थी। बूढ़ी अम्मा 2 चाय बना दो। सामने बड़े बड़े पत्थर रखे थे। दोनों उसी पत्थर पर बैठ गए। बूढ़ी अम्मा ने चूल्हे में लकड़ी छेना डालकर आग को परछाया और एक छोटी एल्यूमिनियम की पतीली में चंबू में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ाया। बूढ़ी अम्मा काले रंग की थी। पूरे सफ़ेद बाल थे। चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था। झुर्रियाँ लकीरों जैसी थी। 2 कप बसी में अम्मा ने चाय दी। एक कप की डंडी टूटी हुई थी। इस टूटे कप को रघुवर प्रसाद ने अपने लिए रखा। चाय में धुआं धुआं गंध थी और चाय अच्छी थी। विभागाध्यक्ष को चाय बहुत अच्छी लगी। रघुवर प्रसाद की खिड़की के नीचे 3 पगडंडियां आकर मिली थी। खिड़की से कमरे के अंदर पहले रघुवर प्रसाद घुसे, इसके बाद विभागाध्यक्ष। विभागाध्यक्ष पलटकर खिड़की से सिर निकालकर गहरी सांस खींचे और कमरे के अंदर हो गए। बड़ी सुंदर जगह है रघुवर प्रसाद, यह जगह मुझे मालूम नहीं थी। जी सर, मैं भी नहीं जानता था। शादी के बाद यहाँ आया तब थोड़ा मालूम हुआ। सोनसी के आने के बाद ठीक से मालूम हुआ। सोनसी कौन? विभागाध्यक्ष ने पूछा। सुनकर पत्नी मुस्कुराई। मेरी पत्नी सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं जाता हूँ, स्कूटर बनवाना है। तुम तो हाथी से जाओगे। आप भी चलिए, 2 आदमी उस पर अच्छे से बैठ सकते हैं। मैं क्यों जाऊँगा? विभागाध्यक्ष ने जवाब दिया। सुनकर पत्नी ने सोचा कि विभागाध्यक्ष का आशय होगा आपका हाथी है, आप जाइए, मेरा जाना उचित नहीं होगा। स्कूटर यहीं खड़े रहने दीजिए, मैं मिस्त्री को बुला लाता हूँ। नहीं, मैं बुला लाता हूँ। विभागाध्यक्ष बाहर आकर इधर उधर देखते रहे। सड़क पर आकर रघुवर प्रसाद के घर के पीछे का अंदाज़ा लगाने लगे। घने पेड़ दिखाई दे रहे थे। स्कूटर उन्होंने चालू की तो चालू हो गई। मिस्त्री बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। स्कूटर से जाते हुए भी रघुवर प्रसाद के घर के पीछे की तरफ वे देखते हुए जा रहे थे कि शायद उन्हें पेड़ों में बरगद, पीपल दिख जाए। बरगद के नीचे की बूढ़ी अम्मा की चाय की दुकान दिख जाए। बहती हुई पतली सुंदर नदी दिख जाए। ऐसा कुछ नहीं दिखा। एक गंदा नाला उन्हें दिखाई दिया जो उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने सोचा कि आज शाम पत्नी बच्चों के साथ इस तरफ आएंगे। दूसरे दिन छुट्टी थी। शाम को विभागाध्यक्ष रघुवर प्रसाद का दरवाज़ा खटखटाते रहे पर कोई सुन नहीं रहा था। विभागाध्यक्ष अपने पत्नी बच्चों के साथ आए थे। दोनों बच्चे स्कूल में थे। लड़की 10-11 साल की थी और लड़का 8 साल का था। पत्नी सिर पर पल्लू डाले विभागाध्यक्ष के साथ खड़ी थी। दरवाजे के खटखटाने से एक के बाद आजू बाजू के 1-2 दरवाजे खुले। दाहिने हाथ की तरफ की पड़ोसन ने पूछा, नहीं सुन रहे हैं? हाँ, विभागाध्यक्ष ने कहा। विभागाध्यक्ष थके से थे, जैसे बहुत देर तक पैदल घूमते रहे हों। पूरा रविवार थका हुआ लग रहा था। विभागाध्यक्ष की पत्नी बहुत दुबली पतली और शायद अधिक थकी हुई लग रही थी। छोटी लड़की थाली पर 4 गिलास पानी लेकर आई। दूसरे बाजू की पड़ोसन स्त्री भी हाथ में 2 गिलास पानी लेकर आ गई। लड़की को पानी लाते देखकर हंसकर वह अपने दरवाजे के पास खड़ी हो गई। चारों ने गिलास खाली कर दिया तो बच्चों से पूछा, और पानी पियोगे? नहीं, दोनों बच्चों ने कहा। गिलास लिए वह मुस्कुराते हुए चली गई। खाली गिलास थाली पर इकट्ठा करते हुए लड़की ने कहा, खिड़की से पीछे चले गए होंगे, इसलिए नहीं सुन रहे हैं। विभागाध्यक्ष ने अपनी पत्नी की तरफ इस तरह देखा जैसे वो झूठ नहीं कह रहे थे। पत्नी ने विभागाध्यक्ष से लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनकी खिड़की से पीछे की तरफ जा सकते हैं क्या? ज़रा पूछ कर तो बताओ। मैं नहीं पूछता, विभागाध्यक्ष ने कहा। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, चलो कल छुट्टी है, कल फिर आएंगे। रुको, कहकर विभागाध्यक्ष दाहिनी तरफ से मकान के पीछे की ओर गए तो उन्हें एक तरफ 3 टट्टियाँ दिखीं। फिर दूसरी तरफ गए, वहाँ पीछे झांका तो घूरा था। विभागाध्यक्ष जब स्कूटर पर बैठ रहे थे तो उन्होंने पत्नी से कहा, नदी का पानी मीठा और ठंडा था, गिलास का पानी भी ठंडा था। लड़की ने कहा। हाँ, नदी का पानी होगा, लड़के ने कहा।
स्कूटर पर जब विभागाध्यक्ष बैठ रहे थे तो लड़की ने पिता से पूछा, काले मुंह का बंदर था या लाल मुंह का? काले मुंह का। इस तरफ लाल मुंह के बंदर नहीं होते। बंदर नचाने वाले लाल मुंह के बंदर नचाते हैं। लाल मुंह के बंदर छोटे और होशियार होते होंगे, इसलिए लाल मुंह के बंदरों को नचाते हैं। विभागाध्यक्ष दूसरे दिन सुबह अकेले गोबर से लिपी हुई पगडंडी ढूंढने निकले। वे तहसील ऑफिस की तरफ गए। वहाँ जिधर अधिक पेड़ दिखाई दे रहे थे उधर गए। फिर बस स्टैंड गए। बस स्टैंड के आसपास इतनी गंदगी थी कि वहाँ उस जगह को ढूंढने का मन ही नहीं हुआ। लौटकर वे रघुवर प्रसाद के घर गए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वे दरवाज़ा खटखटाते रहे। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। छुट्टी का दिन था। हो सकता है सभी अपनी अपनी खिड़की से कूदकर पीछे छुट्टी मनाने चले गए हों। बाएं तरफ के कमरे से एक आदमी निकला। उसने विभागाध्यक्ष को परेशानी से देखा। क्या है? उसने पूछा। वह अपनी खिड़की से कूदकर पीछे जाने वाला होगा कि उसे साइकिल की आवाज़ सुनाई दी गई होगी और लौटना पड़ा होगा, इसलिए चिढ़ गया। रघुवर प्रसाद कहाँ हैं? मालूम नहीं। दरवाज़ा अंदर से बंद है। अंदर होंगे। कोई जवाब नहीं देता है। गहरी नींद सो रहे होंगे, उसने कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। दाहिनी ओर के कमरे से भी वही छोटी लड़की आ गई जो थाली में पानी का गिलास लाई थी। विभागाध्यक्ष को देखकर लड़की अंदर जाने के लिए पलटी तो विभागाध्यक्ष ने उसे रोका। कहाँ जा रही हो? पानी लाने। मैं पानी नहीं पीऊँगा, तुम रघुवर प्रसाद को बुला दो। विभागाध्यक्ष चाहते थे कि लड़की अपने घर की खिड़की से बाहर निकले और यदि रघुवर प्रसाद कमरे में सो रहे हों तो उनकी खिड़की से आवाज़ देकर उठा दे। वो तो नहीं है, लड़की ने जवाब दिया। दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, कहाँ चले गए? खिड़की के पीछे चले गए। अच्छा, पीछे चले जाते हैं, विभागाध्यक्ष ने बड़बड़ाया। वे स्कूटर की तरफ बढ़े तभी उन्हें ध्यान आया कि लड़की से कहें कि उन्हें भी पीछे की तरफ रघुवर प्रसाद के पास जाना है। कहने के लिए वे पलटे तो, पर दरवाज़ा बंद था। तीनों दरवाजे बंद थे। दरवाज़ा खटखटाने की अब उनकी इच्छा नहीं हुई। वे बहुत निराश लौटे। पीछे के सौंदर्य को उन्हें बच्चों पत्नी के सामने नहीं बखानना था। बच्चे उनसे जाते ही पूछेंगे, बरगद का पेड़ मिला? नदी मिली? बंदर मिला? बूढ़ी अम्मा की चाय पी? पगडंडी गोबर से लिपी थी? बच्चे फुगड़ी खेल रहे थे? पत्नी पूछेगी, झरे हुए आम बिन कर आते तो चटनी बन जाती? तब वह कहेंगे कि बहुत ढूंढा और वह जगह नहीं मिली। तहसील ऑफिस की तरफ से, बस स्टैंड की तरफ से, हर जगह से ढूंढा, कहीं नहीं मिली। उधर बहुत गंदगी थी। मकान के पिछवाड़े और गंदे थे। बच्चे फिर और कुछ पूछेंगे तो वह चिड़चिड़ा जाएंगे। अच्छा, अब तुम लोग अपना काम करो। किसी के घर की खिड़की को रास्ता बनाना ठीक नहीं है। रास्ता मिल जाएगा तो ले जाएंगे। ज़्यादा बगीचा घूमने का मन है तो म्यूनसिपैलिटी के बगीचे शाम को चले जाया करो। छुट्टी का दिन था। सवेरे से रघुवर प्रसाद और सोनसी खिड़की से कूदकर पीछे गए। रघुवर प्रसाद के हाथ में एक लोहे की बाल्टी थी जिसमें धोने के कपड़े थे। सबसे ऊपर साबुन की एक नई बट्टी थी। दोनों नंगे पैर थे। गंगा इमली के पेड़ के थोड़ी सी दूर से होकर पगडंडी बनी थी। पेड़ के नीचे कांटे झरते थे, इसलिए गंगा इमली लाल पक गई थी। बहुत से तोते डालों से ऊपर नीचे लटके हुए खा रहे थे। खाते खाते चोंच से फल टपक रहा था जिसे बच्चे बिन लेते थे। पत्नी ने जमीन से उठाकर कच्चा फल खाया। एक टुकड़ा उसने रघुवर प्रसाद को दिया। इधर महुआ के पेड़ों की कतार थी। महुआ के सफ़ेद फूल नीचे टपक रहे थे। महुआ की कतार के साथ साथ गहरी मादक गंध की हवा में कतार थी। पगडंडी पर चलते हुए उसी मादक गंध की गहरी सांस लेते हुए दोनों जा रहे थे। बूढ़ी अम्मा की चाय पियोगी? कपड़े धो लूं? नदी में कपड़े धोते नहाते नहीं बनता। कम गहरी बहते हुए तल की नदी जो है, कई तलों की सतहों से नदी गहरी होती है। इस नदी का तल सबसे नीचे का तल था। केवल यही तल और ऊपर कोई तल नहीं। यह गहराई का तल था, पर तल गहरा नहीं था। बरसात में भी इसमें बाढ़ नहीं आती थी और नदी का पानी बरसात में भी मटमैला नहीं होता था। सभी तालाबों का जल धरती के समतल था, पर तालाब गहरे थे। यह सारी जगह रघुवर प्रसाद के मन की जगह थी। गोबर से लिपी पगडंडी मन की पगडंडी थी। साफ सुथरा आकाश उड़ने के लिए मन का आकाश था। एक तालाब के पत्थर के ऊपर पत्नी जाकर खड़ी हो गई
वह तनकर इस तरह खड़ी थी कि उसके पुष्ट कूल्हे और छोटे लग रहे थे। स्थिर जल में केवल स्तनों की परछाई में कंपन था या जल में कंपन था, यह पता नहीं चल रहा था। हो सकता है स्तनों में कंपन हो तो जल में स्तनों की परछाई में कंपन हुआ हो, और परछाई के कंपन से जल में। पत्थर पर खड़ी हुई वह इतनी मांसल और ठोस थी कि लगता था कि एक भी कदम आगे बढ़ाएगी तो तालाब का सारा पानी एक उछाल लेगा। तत्काल हृदय में हुए उल्कापात के पत्थर की गढ़ी प्रतिमा का ठोसपन और दूर से गर्म लगता था। जब उसने साड़ी को जांघ पर खोसा तो लगा कि पत्थर चंद्रमा का होगा या बृहस्पति का। अगर चंद्रमा का होगा तो रंग पत्थर का ऐसा ही था जैसे चंद्रमा दूर से दिखता है सुबह। तभी रघुवर प्रसाद जोर से चिल्लाए, सोनसी, देखो तो, मेरे कंधे पर कोई चिड़िया बैठी है क्या? पत्नी ने मुड़कर देखा। एक छोटी सी सुनहरी नीले रंग की चमकती हुई फुलचुक्की चिड़िया थी। शकरखोर फुलचुक्की है, सोनसी ने कहा। मेरे कंधे पर क्यों बैठी है? तुम जानो। अब यह उड़कर तुम्हारे पास आ रही है, रघुवर प्रसाद ने कहा। अच्छा, सोनसी ने कहा और रास्ता देखने लगी। रघुवर प्रसाद ने सोचा था कि चिड़िया पत्नी के पास चली जाएगी। चिड़िया नहीं गई। क्षण भर के बाद वह धीरे धीरे खुद पत्नी के पास जाने लगे। इस तरह उनके कंधे पर बैठी चिड़िया भी उनके साथ साथ पत्नी के पास जाने लगी। पत्नी ने चहक कर रघुवर प्रसाद से कहा, तुम्हारा रंग फुलचुक्की के समान ही तो है। रघुवर प्रसाद जैसे जैसे पत्नी के पास बढ़ते जाते थे, चिड़िया का कलरव बढ़ता जाता था। बंदरों का कहीं दूर हुप 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 सुनाई दे रहा था, कहीं बिल्कुल पास हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रघुवर प्रसाद के पैर के हल्के धक्के से कपड़े से भारी बाल्टी लुढ़क गई और साबुन की नई बट्टी रैपर से लिपटी तालाब के अंदर चली गई। रघुवर प्रसाद को लगा कि उन्होंने साबुन की बट्टी को पानी के अंदर जाते देखा है, पर वे भूल गए। पत्नी को पकड़े हुए पास एक ऊंची सूखी जगह पर वे आ गए। एक चारपाई इतनी जगह गोबर से लिपी थी। सफ़ेद छूही मिट्टी की धूल से इधर उधर रंगोली डाली गई थी। जहाँ पत्नी का सिर था वहाँ स्वास्तिक था, जहाँ दोनों हाथ थे वहाँ चक्र था, जहाँ पैर थे वहाँ शंख बना था। कमल के फूल का अल्पना पत्नी के लेटने में छुप गया था। थोड़ी दूर पर एक मछली बनी थी। सन्नाटा था। शकरखोर चिड़िया रघुवर प्रसाद की पीठ पर ऊपर नीचे फड़फड़ाते हुए बैठी रही थी। पत्नी की दृष्टि सामने सुबह के सूर्य पर से फिसल गई। तब भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब उसने दोबारा आंख खोली तो दृष्टि के जल से सूर्य बुझकर चंद्रमा हो गया था और शाम हो गई थी। फिर रात हो गई। वे उठे तो ऐसे उठे जैसे दूसरे दिन की सुबह थी। शकरखोर चिड़िया उड़ गई थी। पत्नी ने कहा, देर हो गई, मुझे कपड़े धोना है। साबुन तो तालाब में गिर गया है। अरे, कहकर पत्नी तालाब की ओर दौड़ी। बाल्टी को उसने सीधा किया। रघुवर प्रसाद की कमीज बाहर निकलकर पत्थर पर पड़ी थी। वहीं किनारे साबुन की बट्टी थी, एकदम गीली हो गई थी। साबुन है? पत्नी ने कहा। पत्नी ने स्थिर पानी में देखा। उस पानी में अल्पना के स्वास्तिक, शंख, चक्र, मछली दिखी। छूही मिट्टी के धूल की रंगोली मछली तैर रही थी। उसी ने तैरते हुए साबुन की बट्टी को निकाला होगा। साबुन देखकर रघुवर प्रसाद आश्चर्यचकित हो गए थे। शायद एक बड़ी मछली ने खाने की चीज़ समझकर साबुन को पकड़ा होगा और फिर किनारे पर छोड़ दिया होगा। हाँ, रंगोली मछली ने साबुन को निकाला होगा। अल्पना की मछली को मैंने जल में तैरते देखा है। अच्छा, आश्चर्य से रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने तालाब के जल को एकटक देखा। उन्हें अल्पना का बना हुआ कमल दिखा। मुझे कमल दिख रहा है, रघुवर प्रसाद ने कहा। मुझे भी दिख रहा है, पत्नी ढेर से खिले हुए कमल को देखकर कह रही थी। यह सचमुच का कमल नहीं है, रघुवर प्रसाद ने कहा। कौन सा कमल? पत्नी ने पूछा। यह कमल उस जगह गोबर से लिपी जगह पर बना था। मछली भी वहीं थी। हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। वे तालाब में घुसकर नहाने लगे। नहाने के पानी की हलचल में तालाब के खिले हुए कमल धीरे धीरे दोनों के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और लगता था कि जैसे उनके नहाने से सफ़ेद कमल के फूल की संख्या बढ़ रही है और फूलों की बाढ़ उनके समीप आने लगी थी। इतने में बूढ़ी अम्मा चाय के 2 कप लेकर आई और गोबर से लिपी उस जगह पर लाकर धर दी जहाँ अल्पना मिट गई थी। उसने वहाँ से आवाज़ दी,
बाहर आ जाओ, कमल में फंस जाओगे। दोनों बाहर आ गए। पत्नी ने बाल्टी से गिरी रघुवर प्रसाद की कमीज से अपनी देह को पोंछा। रघुवर प्रसाद ने बाल्टी में रखी पत्नी की साड़ी से देह पोंछा। टूटे कप को रघुवर प्रसाद ने ले लिया। चाय पीकर पत्नी कपड़े धोने लगी। रघुवर प्रसाद कप लेकर चले गए। फिर वे बच्चों के साथ गंगा इमली तोड़ने लगे। उसी दिन दोपहर को रघुवर प्रसाद ने खुशी से चिल्लाते हुए बच्चों की आवाज़ सुनी। फिर उन्हें लगा कि बच्चे आसपास में झगड़ भी रहे हैं। उन्होंने खिड़की से झांका। 4 छोटी छोटी लड़कियां थीं, जिसमें एक गुड़िया थी। 2 लड़कियां ईंट से ईंट रगड़कर ईंट का लाल चूरा बिछे अखबार पर इकट्ठा कर रही थी। गुड़िया और दूसरी लड़की ईंट पर छूही मिट्टी का ढेर रगड़कर सफ़ेद चूना बना रही थी। रघुवर प्रसाद ने पूछा, बा में छोटे ओ की मात्रा, गा में। रंगोली किसी ने बिगाड़ दी, गुड़िया ने कहा। कौन सी रंगोली? तालाब के किनारे वाली। मैंने नहीं बिगाड़ी। सोनसी, इधर आओ। क्या है? इनकी तालाब वाली रंगोली किसने बिगाड़ दी? रघुवर प्रसाद ने कहा। मैंने तो नहीं बिगाड़ी, सोनसी ने कहा। मैंने भी नहीं बिगाड़ी, रघुवर प्रसाद ने कहा। बूढ़ी अम्मा के बंदर ने बिगाड़ी होगी, एक लड़की ने कहा, जो एक लाल रंग का फटा लहंगा और हरे रंग का पोलका पहनी थी। हाँ, उसने बिगाड़ी होगी, सोनसी ने कहा। मैं फिर बना लूँगी, गुड़िया ने कहा। हाँ, सोनसी ने कहा। हम फिर बिगाड़ देंगे, धीरे से रघुवर प्रसाद ने पत्नी से कहा। पत्नी ने रघुवर प्रसाद से कहा, आज छुट्टी है, क्या हाथी की भी छुट्टी होगी? वह महाविद्यालय जाएगा? रघुवर प्रसाद ने सुना, खिड़की से उस तरफ हमारा हाथी कैसे जाएगा? उन्होंने कहा, जाएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? पत्नी ने कहा, खिड़की से हाथी नहीं जा सकेगा। हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना, मन की खिड़की है, हाथी क्यों नहीं जाएगा? पत्नी ने कहा, मन की खिड़की और बड़ी होती तो ठीक था, मन का हाथी बड़ा है। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं चाहती थी कि वहाँ हाथी होता, तुम उस पर सवारी करते। आम पक जाएंगे तो मैं हाथी पर बैठकर जाऊंगी। हाथी पर खड़े होकर आम आसानी से तोड़ सकेंगे। तुमको आम की पड़ी है? क्या हुआ, मुफ्त में आम मिल जाएंगे, हाथी भी पेट भर कर खा लेगा। एक ही तो आम का पेड़ है, बहुत से पेड़ होंगे, केले का जंगल होगा। दरवाज़ा खोल देंगे तो हाथी केले के जंगल को खिड़की सी हवा से सूंघ लेगा और खिड़की से चला जाएगा। कैसे जा सकेगा? खिड़की की दीवार तोड़ के जा सकेगा। महावत से कहेंगे कि वह तहसील ऑफिस की तरफ से या बस स्टैंड की तरफ से हाथी को ले चले। रघुवर प्रसाद ने फिर कहा, पर पत्नी ने नहीं सुना। उसे लगा रघुवर प्रसाद ने कुछ कहा ही नहीं। रघुवर प्रसाद हाथी का रास्ता देखते बैठे रहे। महाविद्यालय जाने का समय हो रहा था। हाथी आया नहीं। उन्होंने सड़क के दोनों तरफ देखा। हाथी दूर तक नहीं दिखा। शायद साधु बीमार हो या साधु हाथी पर बैठकर कहीं चला गया हो। अचानक नहीं गया होगा। अचानक नहीं गया तो बताकर जाना था। वे कमरे के अंदर गए और पत्नी से कहा, हाथी नहीं आया, अब मैं टेम्पो से जाऊंगा। टेम्पो से तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, थोड़ा रुक जाओ। क्यों? कल जो कपड़े धोए थे वही सूखने के लिए झाड़ियों पर डाल दिए थे, लाना भूल गए, जाकर ले आओ। अरे, कोई लेकर तो नहीं जाएगा? वहाँ कौन उठाएगा? बंदर अपने पहनने के लिए मेरी कमीज और पैंट ले जाएंगे, उनके नाप की नहीं है, जाओ। पत्नी ने रघुवर प्रसाद को खिड़की की तरफ धक्का दिया। जूते उतार कर रघुवर प्रसाद कूदे और नंगे पैर दौड़ते हुए झाड़ियों में फंसे कपड़े को ले आए। हवा से इधर उधर हो गए थे जो कपड़े समेट कर वे लौटे। बूढ़ी अम्मा बाहर चारपाई पर कपड़ा डाले बरी चुआ रही थी। अच्छी धूप निकली थी। बूढ़ी अम्मा कपड़ा लेने आया था, चिल्लाते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। बूढ़ी अम्मा ने सुना, बरी चुआने सोनसी को भी बुला लेती। यह वाक्य रघुवर प्रसाद कहना चाहते थे और दौड़ते हुए कहना भूल गए थे, जिसे बूढ़ी अम्मा ने सुन लिया था। रघुवर प्रसाद जब खिड़की से अंदर आए तो पत्नी ने रघुवर प्रसाद से कहा, हाथी आ गया। अरे, रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने जल्दी जूते पहने। रबर सोल के जूते थे, परंतु साधु ने पता नहीं क्यों जूता उतार कर हाथी पर बैठने के लिए कहा। वे जल्दी जल्दी जूता उतारने लगे। मोजा पहने हुए थे। एक हाथ में जूता पकड़े हुए हाथी के पास गए। हाथी उन्हें देखकर बैठ गया था।
हाथी पर चढ़कर उन्होंने साधु से पूछा, क्या मुझको देखकर हाथी बैठ गया? नहीं, मैंने बैठाया था, साधु ने कहा। हाथी महाविद्यालय की तरफ जा रहा था। पत्नी को देखना वह भूल गए थे। पहले तो मैं जूते पहनकर बैठता था, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं टोकना भूल गया था। जूते पहनकर नहीं बैठना चाहिए, पर मेरे जूते तो नाल नहीं है। साधु ने तब कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, हाथी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, हाथी का सम्मान करना चाहिए। तुम कुछ उदास लग रहे हो, रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ, मुझे जाना है, इसलिए उदास हूँ। कितने दिन के लिए जाओगे? कुछ दिन के लिए, इसके बाद आ जाऊंगा। कहाँ जाओगे? घर जाऊंगा। घर में कौन है? सब हैं, पत्नी है। कब जाओगे? अचानक कभी भी, पर मैं घर लौट कर नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ लौटूंगा। खिड़की से आकाश दिखता था, इसलिए खिड़की से झांकते हुए बच्चे आकाश से झांकते हुए लगते थे। वे छोटे छोटे देवता की तरह खिड़की से कूदकर अंदर आना चाहते थे। ईंटों का चबूतरा ऊंचा नहीं था। बच्चे इतने बड़े नहीं हुए थे। पत्नी सूती लाल साड़ी में पहनी हुई थी। साड़ी में खोंचा लग गया था। नीचे की चौखट पर एक खीला थोड़ा उभरा था। खिड़की से कूदते समय साड़ी फट गई। साड़ी फट गई, रघुवर प्रसाद ने बताया। हाँ, आज सी लूंगी। रघुवर प्रसाद खिड़की के पास आए। उभरा हुआ खीला देखकर उन्होंने उस तरफ खड़े बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या खीला ठोकने के लिए एक पत्थर दोगे? हाँ, लड़के ने खुश होकर कहा। लड़का एक छोटा कोठा उठा लाया। उसे नहीं, उसके पास जो गोल पत्थर है उसे, रघुवर प्रसाद ने बताया। दोनों हाथ से पत्थर उठाकर लड़का खिड़की के पास गया। बाहर झुककर रघुवर प्रसाद ने लड़के के हाथ से पत्थर लिया। जब रघुवर प्रसाद खीला ठोक रहे थे, तब लड़का खिड़की से अलग हट गया था। उसी जगह रख देना जहाँ से उठाए थे। रघुवर प्रसाद ने लड़के को पत्थर दिया। उसी जगह लड़के ने पत्थर रख दिया। ठीक है, रघुवर प्रसाद ने कहा। ठीक है कि शाबाशी से लड़का खुश हो गया। बेमौसम की बरसात नहीं हुई थी, पर खिड़की से दूर तक पेड़ धुले हुए चमकीले हरे लग रहे थे। वातावरण नहाया हुआ लग रहा था। दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के पास खड़े होकर लग रहा था कि दरवाजे के पास आंधी चल रही है। तेज हवा से दरवाजा हिल रहा था। क्या बाहर आंधी चल रही है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। पत्नी ने खिड़की की तरफ देखकर कहा, नहीं तो। खिड़की से आकाश साफ दिखता था। पेड़ धीरे धीरे हिलते डुलते दिख रहे थे। दरवाज़ा खोल कर देखता हूँ। रघुवर प्रसाद ने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा झटके से खुल गया। जोर की हवा से धक्का दिया था। ज़मीन पर रखा हुआ गिलास हवा से लुढ़क गया। दीवार में लगा कैलेंडर खीला समेत उखड़ गया। कमरे में धूल भर गई। इतना सब हुआ जबकि रघुवर प्रसाद ने तत्काल दरवाज़ा बंद कर दिया था। खिड़की बंद करने की किसी को याद ही न थी। ज़रूरत भी नहीं थी। खिड़की से धीरे धीरे अच्छी हवा आ रही थी। खिड़की से बाहर शांत था। कमरे के अंदर धूल की खिसकन बढ़ गई थी। पत्नी झाड़ू लगाने लगी। ढेर सी धूल कोने में झाड़ू से इकट्ठा हुई थी। थाली में गूथा हुआ आटा था। गीले फरिया के टुकड़े से ढका था, इसलिए लगता था कि रेत धूल आटे से चिपकी नहीं होगी। फिर भी फरिया को झटका कर थाली को पत्नी ने पोंछा। थोड़ा आटा उंगली में लेकर उसने चखा। शायद आटा किरकिरा रहा है। अब पत्नी ने पूछा, ऊपर की परत का आटा निकालकर रोटी बनाना, रघुवर प्रसाद ने कहा। जब लगा कि कमरे की आंधी थम गई है, तब कमरे की धूल को बाहर झाड़ा गया। 3 दिन तक झटकना पोंछना चला, तब कमरे की हालत ठीक हुई। पत्नी कंघा करते करते थक गई थी। उसके बाल लंबे और घने थे। बाल सुलझ नहीं रहे थे। शादी से पहले उसकी माँ कंघी करती थी, अब उसे खुद करना पड़ता था। आधे घंटे से ज़्यादा हो गए। लकड़ी का चौड़ा कंघा था। इतना बड़ा कंघा है, पत्नी ने कहा। लाओ मैं कंघा कर दूं, रघुवर प्रसाद ने कहा। तुमसे नहीं बनेगा। बन जाएगा, रघुवर प्रसाद ने पत्नी को पीछे बिठा दिया। उन्होंने पत्नी के बालों को अपनी गोद में रख लिया। वह ऊपर से बालों को सुलझा रहे थे, धीरे धीरे कंघी कर रहे थे। तब भी बाल खिंचाते थे। सोनसी बालों को सिर के पास हाथ से दबाए हुए थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लगता है, पत्नी ने कहा।
रहने दो, तुम ही कंघी करो, रघुवर प्रसाद ने कहा। तुम तालाब में डुबकी लगाकर जैसे ही सिर ऊपर निकाला करो तो बालों को पीछे झटक लिया करो, फिर समेटकर जूड़ा बना दिया करो, इससे बाल अरझेंगे नहीं, रघुवर प्रसाद ने फिर कहा। कौन बताया? किसी ने नहीं, पानी के अंदर बाल सुलझ कर जाते हैं। बहुत बाल टूट गए, कंघी से बाल निकालते हुए पत्नी ने कहा। बड़े फज्जर नहाने के लिए तालाब जाते समय पत्नी ने कहा, मैं 2-3 दिन बाल गीले नहीं करूंगी, चोटी नहीं खोलूंगी। वह कंघी करने से बचना चाहती थी। नहीं, तुम डुबकी लगा कर नहाना, बूढ़ी अम्मा कंघी कर देंगी, उसके बंदर ब्लीक जुआ भी देख लेंगे, हंसते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। मेरी जुआ नहीं है, बंदर से मैं जुआ नहीं दिखवाऊंगी, बाल गीले नहीं करूंगी। जुआ बंदरिया से दिखवा लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। नहाने जाने के लिए रघुवर प्रसाद अंगोछा, चड्ढी और साबुन की बट्टी लेकर खिड़की से कूदे। पत्नी रघुवर प्रसाद की धुली कमीज, अपनी धुली साड़ी और पोलका लेकर खिड़की से कूदी। अच्छी हवा चल रही थी। तुम बाल खोल के हवा में बाल उड़ेंगे, सुनकर सोनसी ने मुस्कुराते हुए चलते चलते अपने बाल खोलकर छितरा दिए। तेज हवा से बाल और छितराए छितराए उड़ रहे थे। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं मैं बाल के उड़ने से उड़ न जाऊं। पत्नी ने उड़ते आंचल को खोस लिया था। आंचल क्यों खोस लिया? ऐसे में तो मैं उड़ जाऊंगी। कैसे उड़ोगी? रघुवर प्रसाद ने पूछा। उड़ते हुए बाल और उड़ता हुआ आंचल पंख की तरह पत्नी को सचमुच उड़ा न ले जाए, सोचकर रघुवर प्रसाद ने पत्नी का हाथ जोर से पकड़ लिया। हवा इतनी अच्छी और तेज चल रही थी कि धूल नहीं उड़ रही थी, परंतु कहीं गोबर से लीपी जगह पर 18 बिंदी डालकर चौका पूरा हो गया था। वह सुंदर मांगलिक आकृति हवा के द्वारा जस का तस उठा ली गई थी। वह आकृति पतंग की तरह उड़ रही थी। फिर और भी छोटे आटे से पूरी गई आकृतियां इधर से उधर उड़ती दिखाई दी। हवा उनके स्वरूप को बिगाड़ नहीं पा रही थी। तभी रघुवर प्रसाद के हाथ से सोनसी का हाथ छूट गया। सोनसी दौड़ती हुई आगे निकल गई। रघुवर प्रसाद ने जैसे सोनसी के दौड़ने को ही पकड़ा हुआ था। पकड़ा हुआ दौड़ना छूटकर दौड़ गया था। दौड़ती हुई सोनसी के बाल हवा में तिरा गए थे, जिससे एक बारगी लगा कि क्या वह खड़े खड़े उड़ गए। रघुवर प्रसाद ने सुना कि सोनसी ने ओझल होने से पहले कहा है कि पीछे जाओ। ओझल हो गए कि पीछे पीछे ओझल होकर ही जाया जा सकता था। दूसरे का ओझल होना पता चल जाता था, खुद का ओझल होना खुद को पता नहीं चलता हो, दूसरे को ज़रूर पता लग जाता हो सकता है कि रघुवर प्रसाद भी ओझल हो गए हों। जिस दिशा में सोनसी गई थी उसी दिशा में रघुवर प्रसाद गए। हवा भी उसी दिशा में जा रही थी। इस समय सारी स्थापना उसी दिशा की थी और दोनों के इर्द गिर्द थी। रघुवर प्रसाद पेड़ों के बीच से जा रहे थे। वे सोनसी सोनसी की आवाज़ लगा रहे थे। आगे रघुवर प्रसाद को क्षण भर के लिए सोनसी दिखी। सोनसी की साड़ी लगता है हवा में उड़ गई थी, पर वह नग्न नहीं थी। हवा में उड़कर जाती हुई रंगोली ने उसे ढक लिया था। वह रंगोली की साड़ी पहनी हुई थी। हवा जब थम गई थी तो पेड़ों, फूलों, दूबों की गंध जो फैल गई थी वह पेड़ों, फूलों, दूबों के आसपास सिमटने लगी थी। यह सिमटना इस तरह था कि पेड़ों के पास फूलों की गंध सिमट गई, दूबों के पास पेड़ों की गंध सिमट गई। एक पेड़ के पास जो बरगद का पेड़ था वहाँ 30 त्योहारों के दिन की पूजा स्थल की सुगंध थी। उसी के पास एक पेड़ का तना एकदम काला चिकना था। यह शिवलिंग की तरह पेड़ था। गोबर से लिपी पुती जगह पर उस पेड़ के नीचे आंख मूंदे सोनसी लेटी हुई थी। सोनसी को जानबूझकर रघुवर प्रसाद का पास आना मालूम नहीं पड़ रहा था। सोनसी को जानबूझकर रघुवर प्रसाद का वहाँ खड़े खड़े उसे निहारना मालूम नहीं पड़ रहा था। सोनसी को जानबूझकर रघुवर प्रसाद का कुछ भी करना मालूम नहीं पड़ रहा था। सोनसी को ढके हुए जो रंगोली का आवरण था वह गोबर से लिपी जगह पर पूर्वज चौके पर पड़ा हुआ अंकित था। तभी सोनसी की बाईं बाह पर टाय टाय करता हुआ एक पक्षी आकर बैठ गया। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।